वेलकम टू माय चैनल हॉरो ट्विस्ट। आज हम वैदिक पीरियड के पॉलिटी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि ऋग वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में राजनीति की स्थिति क्या थी और उत्तर वैदिक काल में उसमें क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या बदलाव आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो वैदिक लिटरेचर्स are not so much useful for the information of polity। जो वैदिक लिटरेचर हैं उससे हमको बहुत ज़्यादा जानकारी पॉलिटी के बारे में नहीं मिलती है। अगर हम कहें तो वैदिक पॉलिटी इज जस्ट लाइक एज अ ट्राइबल पॉलिटी एंड देयर आर ऑप्शंस ऑफ आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी, there was absence of regular bureaucrats, state। जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो एक तरह से जनजातीय जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसमें राज्य का कंसेप्ट इतना अभी उभर कर नहीं आया था। जो एक परमानेंट आर्मी होती है, स्टैंडिंग आर्मी होती है, वो भी नहीं था। रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। तो एक स्टेटलेस पॉलिटी थी उस समय, जिसमें राजन होता था। अब राजन के बारे में ऐतरेय ब्राह्मण का कहना है, या ऐतरेय ब्राह्मण से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके अनुसार पूर्व दिशा में जो राजा होता था उसको सम्राट कहा जाता था। दक्षिण दिशा में जो राजा होता था उसको भोज कहा जाता था। उत्तर दिशा में जो राजा होता था उसको विराट कहा जाता था। और पश्चिम दिशा में जो राजा होता था उसको राजन कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में ही एक बात ये भी कही गई है कि जो सभी क्षेत्रों पर राज्य करता था या सभी राजाओं के ऊपर जिसका शासन था उसको एक राट कहते थे। तो ये सूचना हमको ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में वैराज्य भी एक शब्द मिलता है, जिसको कुछ लोग बाद में जो गणतंत्र की व्यवस्था विकसित हुई उससे जोड़कर देखते हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसको एक अराजकता की स्थिति से जोड़कर देखते हैं और उनका कहना है कि अराजकता की स्थिति राजतंत्र में भी हो सकती थी। तो ये एक अलग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो राजा है उसको गोपश्य राजन, राजगोपा भी कहा जाता था। और ऐसा लगता है कि उसको गाय से जोड़कर देखा जा रहा है। और वो फर्स्ट एमंग द इक्वल्स होता था। फर्स्ट एमंग द इक्वल्स का मतलब ये होता है कि वो उस तरह से पावरफुल नहीं था जैसा कि हम बाद में राजतंत्र में राजाओं को देखते हैं जिनके पास एब्सोल्यूट पावर होता है। राजा जो है वो ट्राइबल जो कम्युनिटी थी उसके पूरे कंट्रोल में रहता था। और उसका मुख्य काम था कि अगर एक ट्राइबल ग्रुप का दूसरे ट्राइबल ग्रुप से कोई युद्ध होता है, जो युद्ध प्रायः गायों को छीनने के लिए होता था, गायों की संख्या बढ़ाने के लिए होती थी, तो उसका वो नेतृत्व करे और अधिक से अधिक गायों की संख्या वो बढ़ाए। तो उसका मुख्य काम यही होता था। उसको कोई रेगुलर टैक्स भी नहीं दिया जाता था। उस तरह से उसको एब्सोल्यूट पावर नहीं होता था। यहाँ तक कि राजन जो है वो सभा और समिति के कंट्रोल में रहता था। हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि राजा का चुनाव होता था और बाद में राजा का जो पद है वो शायद हेरिडेटरी हो गया। त्रसदस्यु एक राजा है जिसका जो 3 जनरेशन तक शासन करता है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि शुरू में जो है वो राजा का चुनाव होता होगा, इलेक्शन का सिस्टम होगा। लेकिन धीरे धीरे जब राजा ताकतवर होने लगा तो एक वंशानुगत सिस्टम शुरू हो गया होगा, हेरिडेटरी सिस्टम शुरू हो गया होगा और राजा का पद वंशानुगत हो गया होगा। ऐसा माना जाता है कि समिति जो है वो राजा को चुनने का काम करती थी जब राजा का इलेक्शन होता था। इसकी चर्चा अन्य ग्रंथों में भी है कि पहले इलेक्शन होता था। खास करके धर्म में भी इंद्र के बारे में कहा गया है कि पहले बार इंद्र का इलेक्शन हुआ और दूसरी बार इंद्र राजा के रूप में नॉमिनेट होते हैं। तो जब हम धर्म पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा होगी।
लेकिन ये भी एक रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटी है कि पॉलिटी में भी उसी तरह से हो रही थी बातें कि पहले राजा का चुनाव होता था, बाद में राजा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया। प्रशासन का काम या राजकीय व्यवस्था का काम सही ढंग से चलाने के लिए कुछ पॉलिटिकल बॉडीज भी थे जो राजा पर भी नियंत्रण रखते थे। ऐसे तो 4 तरह के पॉलिटिकल बॉडीज की चर्चा हुई है: विदत, गण, सभा और समिति। इसमें विदत के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि विदत जो है वो आर्यन जब भारत आए उस समय तक विदत डिसअपियर हो गया था, वो नहीं था, सिर्फ सभा और समिति ही भारत में रह गई। रामचंद्र शर्मा का कहना है कि विदत पहले शायद बहुत इम्पोर्टेंट था, धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस आर्यंस के पॉलिटी में घटा है। उनका मानना है, वो कहते हैं कि ऋग्वेद में विदत की चर्चा जो है वो 122 टाइम्स हुई है, जबकि सभा और समिति की चर्चा क्रमशः 8 और 9 टाइम्स हुई है। मतलब 8 और 9 बार ही सभा और समिति की क्रमशः चर्चा हुई है और विदत की चर्चा 122 बार हुई है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि ऋग्वेद के टाइम में विदत एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी रही होगी। वही जब अथर्ववेद में हम देखते हैं तो अथर्ववेद में विदत की चर्चा घट गई है, अब 22 टाइम्स ही विदत की चर्चा की गई है, जबकि सभा और समिति की चर्चा 17 और 13 टाइम्स रिस्पेक्टिवली क्रमशः की गई है। तो ये दर्शाता है रामचंद्र शर्मा के अनुसार कि विदत की चर्चा धीरे धीरे कम होती गई और सभा और समिति की चर्चा बढ़ती गई। अर्थात सभा और समिति इम्पोर्टेंट होते जा रही थी और विदत का इम्पोर्टेंस घट रहा था, ये रामचंद्र शर्मा का कहना है। जबकि बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि सभा और समिति ही पूर्व वैदिक काल में इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी थी। सभा के बारे में कहा गया है कि जितने भी एल्डर लोग थे वो उसके मेंबर होते थे और समिति के मेंबर जितने भी एडल्ट लोग होते थे वो उसके मेंबर होते थे। समिति में मोस्टली जो ट्राइबल वारफेयर, पॉलिटी, सोसाइटी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती थी उसकी चर्चा की जाती थी और उस पर बहुमत से डिसीजन लिया जाता था। जबकि सभा जो है वो मुख्य रूप से न्याय करने का काम करती थी, वो एक तरह से जुडिशियरी बॉडी थी और न्याय करने का काम करती थी। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि महिलाएं सभा की मेंबर नहीं होती थी, जबकि समिति की मेंबर महिलाएं भी जितनी एडल्ट महिलाएं थी वो होती थी। ये भी मानना है कुछ लोगों का कि सभा जो है वो समिति के अंडर में काम करती थी। तो ये 2 पॉलिटिकल बॉडीज थी और इन दोनों पॉलिटिकल बॉडीज में जो भी फैसले लिए जाते थे वो मानना राजा के लिए मैंडेटरी होता था। अर्थात राजा जो है इतना पावरफुल नहीं था कि वो इन दोनों को सरपास करके अपना कोई भी डिसीजन ले सके। इसीलिए मैं पहले कहा कि राजा जो है वो फर्स्ट एमंग द इक्वल्स होता था, समानों में प्रथम। वो एब्सोल्यूट पावरफुल किंग नहीं था, कोई डिवाइन पावर का कंसेप्ट उसके पास नहीं था, कोई एक डिस्पोटिक रूल जैसा पावर उसके पास नहीं था, बल्कि वो एक सिर्फ ऑर्गेनाइजर की तरह था जो कि किसी भी ट्राइबल ग्रुप को डिसिप्लिन करने का काम करता था। समिति के प्रमुख को पति या ईशान, कुछ विद्वान कहते हैं कि पति और ईशान कहा जाता था, हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि राजा ही उसका प्रमुख होता था। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है और लुडविन जो है वो समिति को और सभा को आज के संदर्भ में जोड़ते हैं। वो सभा को अपर हाउस और समिति को लोअर हाउस कहकर बुलाते हैं। तो इस तरह की बातें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अगर हम टैक्स की बात करें तो बलि नाम का एक टैक्स लिया जाता था, लेकिन वो रेगुलर टैक्स नहीं था, वो एक वॉलंटरी टैक्स था, एक वार बूटी था। ऐसा लगता है कि जब युद्ध में जब कोई भी ट्राइबल ग्रुप जाता था तो युद्ध में जो भी संपत्ति लूटी जाती थी उसमें से राजा का एक हिस्सा होता था और वह उसी को वो टैक्स के रूप में लेता था। ये कोई रेगुलर टैक्स बलि नहीं था। जहाँ तक ऑफिशियल्स की बात है तो हम रेगुलर ऑफिशियल्स नहीं देखते हैं। पुरोहित ऑफिशियल था, लेकिन वो भी रेगुलर ऑफिशियल नहीं था। उसका मुख्य काम था
राजा को एडवाइस देना और युद्ध के समय ट्राइबल ग्रुप विजय प्राप्त करे इसके लिए यज्ञ करना, पूजा पाठ करना एक काम था। सेनानी नाम से ही जैसा पता चलता है कि वो सेना का प्रमुख था, लेकिन यह भी एक रेगुलर ऑफिशियल नहीं था। जब युद्ध होता था उस समय सैनिकों को ऑर्गेनाइज करना इसका मुख्य काम था। इसके अलावा उग्र नाम की एक ऑफिशियल की चर्चा होती है। माना यह जाता है कि फर्स्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ एंशिएंट इंडिया जो है वो उग्र है। इसके अलावा पुष्पपाल की चर्चा भी हम पाते हैं। लेकिन ये जितने भी ऑफिशियल्स थे वो रेगुलर ऑफिसर्स नहीं थे। उस समय हम कोई भी रेगुलर ब्यूरोक्रेट्स ऋग्वैदिक पीरियड में हम नहीं पाते हैं। कुछ विद्वान स्पाई की भी चर्चा करते हैं कि एक स्पाई भी होता था, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल था जिसका मुख्य काम था गायों की देखरेख करना, और वही एक ऑफिशियल था जो रेगुलर रहता था जिसको ब्रजपति कहते हैं। तो ब्रजपति वाज ओनली अ रेगुलर ऑफिसर इन द अर्ली वैदिक पीरियड। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पॉलिटी है अर्ली वैदिक पीरियड की वो स्टेटलेस पॉलिटी है, एक ट्राइबल पॉलिटी है जिसमें अभी स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, कोई रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, कोई ब्यूरोक्रेसी डेवलप नहीं हुई थी। एक फॉर्मेशन का पीरियड था। एक स्टेट का निर्माण होने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो प्रारंभिक अवस्था थी। इस पॉलिटी में लैटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, और ये चेंजेज आने का जो मुख्य कारण है वो इकोनॉमी में चेंज आना है। अर्ली वैदिक पीरियड में पैस्टोरल इकोनॉमी थी। लोग एक तरह से खाना बदोश का एक ट्राइबल जिंदगी जीते थे, कबायली जिंदगी जीते थे। एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमते थे, और पशुपालन उनका मुख्य आर्थिक आधार था। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बढ़ता है, और टेरिटरी का इम्पोर्टेंस बढ़ता है, लैंड का इम्पोर्टेंस बढ़ता है, और एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है, एक सेटल्ड समाज की शुरुआत होती है। और जब सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है तो टेरिटरी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, और टेरिटरी पर कंट्रोल करने की भी एक होड़ शुरू हो जाती है, और इस तरह से राज्य का निर्माण होना शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में जो छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप थे वो आपस में मिलकर बड़े बड़े ट्राइबल ग्रुप का निर्माण कर रहे थे, और यही बाद में धीरे धीरे स्टेट का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। जैसे क्रीवी और पुरु, ये दो छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप हैं, वो मिलकर कुरु बन जाते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कुरु और पंचाल, ये मिलकर कुरु पंचाल हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टेट का निर्माण हो रहा था, और अब राजा भी पावरफुल हो रहा था। लेकिन पहले जो राजा अपने ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना जाता था, अब वो राजा अपने टेरिटरी के नाम से जाना जाता था, अपने क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जैसे कि हम उदाहरण हमको बहुत मिलता है, जैसे कि पंचाल नरेश, कुरु नरेश, इस तरह से राजा जाने जाते थे, ना कि वो अपने नाम से या अपने ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाने जाते थे। अब वो अपने क्षेत्र के नाम से उनको लोग जानना शुरू किए। अब इससे ये भी पता चलता है कि अब एरिया, टेरिटरी, क्षेत्र जो है वो इम्पोर्टेंट हो रहा था, लैंड इम्पोर्टेंट हो रहा था, और ये बदलाव इकोनॉमी में आने वाले बदलाव के कारण हो रहा था, इसलिए कि अब एग्रीकल्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा था। ऐसा लगता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। अब राजा का चुनाव नहीं होता था, और सभा और समिति जो पहले एक पावरफुल पॉलिटिकल बॉडी थे जिसका कंट्रोल होता था राजा पर, अब वो भी उतने पावरफुल नहीं रहे, और सभा और समिति के जो मेंबर्स होते थे अब वो राजा के द्वारा नॉमिनेटेड होने लगे। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं, कुछ इतिहासकारों का तो ये यहाँ तक मानना है कि अब सभा डिसअपियरिंग हो गई, सिर्फ समिति रह गई, और उसके जो मेंबर्स होते थे वो राजा के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। नॉमिनेशन का मतलब ही है कि जो राजा के जिनको पसंद करता होगा और जो राजा के
पूर्ण रूप से सपोर्टर होंगे वही उसके मेंबर अब बन सकते थे। अर्थात जो एक कंट्रोलिंग बॉडी थी राजा पर वो अब समाप्त हो गई। इस समय एक और नई परंपरा जो जिसको रत्न विमंशी शिरोमणि कहते हैं ये देखने को मिलती है। इसमें जो 27 रत्नीन होते थे उन रत्नीनों से राजा मिलता था, पर्सनल विजिट उनसे करता था। और ये परंपरा जो है सिर्फ इस बात को दर्शाती है कि अभी भी जो पुरानी एक ट्राइबल पॉलिटी थी जिसमें राजा फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता था उसको एक सिंबॉलिक रूप में माना जाता था। और यह दर्शाता है कि राजा जो है वो रत्नीन के समान ही है, उन पर्सनल विजिट करता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो एक साथ बैठकर खाते थे और ये एक सिमिलरिटी को दिखाने की बात होती थी। इसके अलावा चैरियट रेस, डाइस प्ले भी शुरू होती है उस समय लेटर वैदिक पीरियड में। और माना यह जाता है कि चैरियट रेस में राजा भी भाग लेता था और द किंग हैव टू विन, राजा उसको जीतता था। अब ये राजा उसको जीतता था, ये दो बातें दर्शाती है। एक तो ये कि राजा कैपेबल है कि वो जीत सकता है, वो ऑल पावरफुल है। और लोगों के साथ भाग लेना ये दर्शाता है कि राजा जो है वो अभी भी सबके समान है, वो एक साथ चैरियट रेस में लोगों के साथ भाग ले रहा है। लेकिन जीतने वाली जो बात है वो ये भी दर्शाता है, अगर उसको हम दूसरे रूप में देखें, कि अब राजा जो है वो पावरफुल हो गया है और अगर कोई दूसरा उससे जीत भी सकता है तो भी वो नहीं जीतेगा बल्कि राजा ही जीतेगा। और अगर दूसरा कैपेबल भी है तो उसको हारना पड़ेगा। अर्थात राजा को एक एब्सोल्यूट पावर के रूप में दिखाया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अब डिफाइन पावर कंसेप्ट की भी शुरुआत हो गई। राजा में एक दैवी शक्ति मानी जाने लगी, उसकी शुरुआत होती है। और अब अश्वमेध यज्ञ का इम्पोर्टेंस, राजसूय यज्ञ का इम्पोर्टेंस, वाजपेयी यज्ञ का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। हालांकि अश्वमेध यज्ञ की चर्चा अर्ली वैदिक पीरियड में भी हुई है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इन सब यज्ञों का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। और ये सारे यज्ञ जो हैं वो एक तरह से पुरोहितों के द्वारा राजा के पावर को बढ़ाने का या उस पावर को दर्शाने की व्यवस्था थी, उसको लेजिटिमेट करने की व्यवस्था थी। लेजिटिमाइजेशन ऑफ पावर इसको हम कहेंगे कि राजा जो है ऑल पावरफुल है, वो डिवाइन पावर है। तो एक डिवाइन पावर का कंसेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में शुरू होता है। और अब हम देखते हैं कि जो बलि नाम का टैक्स था जो पहले, वो अब एक रेगुलर रिलीजियस टैक्स बन जाता है। अब उससे रेगुलर उसको वसूला जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिशियल्स भी अब हम रेगुलर लेवल पर पाते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। जो 27 रत्नीन थे उनमें से करीब 1 डजन ऑफिशियल्स होते थे, जैसे जो पुरोहित, सेनानी, युवराज। इसके अलावा भी हम संग्रहिता एक ऑफिशियल की चर्चा पाते हैं जो रेवेन्यू ऑफिसर था, रॉयल हाउस होल्ड का इंचार्ज था। फिर भागदुगा जो है वो रेवेन्यू कलेक्टर था, वो रेवेन्यू कलेक्शन का उसका काम था। राजा का जो शेयर था वो 1/6 ऑफ प्रोड्यूस होता था। इसके अलावा प्रोविंशियल ऑफिशियल्स की भी चर्चा होती है, शतपति स्थपति करके ऑफिशियल्स की चर्चा होती है, जिसको माना जाता है कि वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। तो इस तरह से हम रेगुलर ऑफिशियल्स को भी अब हम पाते हैं जो लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप होते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में कैपिटल पनिशमेंट की भी चर्चा होती है। तो ये कैपिटल पनिशमेंट जो है ये भी राजा के एक एब्सोल्यूट पावर को दर्शाता है कि अब राजा जो है वो पावरफुल हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड में स्टेट फॉर्मेशन के फेज में था, अब वो पूरी तरह से स्टेट बन चुका था और एक पावरफुल किंग इमर्ज हो चुका था जो उस स्टेट को रूल करता था। अब स्टैंडिंग आर्मी भी हो गई थी, टैक्सेशन सिस्टम भी हो गया था, ऑफिशियल्स भी रेगुलर लेवल पर हो गए थे। तो हम एक स्टेट का कंसेप्ट लेटर वैदिक पीरियड में पाते हैं। तो पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में इस तरह से ट्रांजिशन होता है। तो इतनी बातें हमको वैदिक पॉलिटी के बारे में जाननी आवश्यक है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो दूसरों को सजेस्ट करें, आप भी देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।